हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी एमए सोशियोलॉजी के लिए, कल मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बात की थी कि जिनके अपकमिंग एग्जाम है यानी 21 फैब से जिन बच्चों के एमए सोशियोलॉजी के एग्जाम है, अभी कोर्स तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि टॉपिक स्किप करके जम करके पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग लास्ट ईयर के पेपर जो है वो एमएसओ 1 2 3 4 के डिस्कस कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपका जो है सिलेबस जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अभी एमएसओ 4 का जून 2019 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे, तरीके से तैयारी करो। सिर्फ इसको एक क्वेश्चन मत कंसीडर करो, इसको 5-10 मिनट की वीडियो मत कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो 20 मार्क्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट 60-70% कंसेप्ट आप यहाँ पे कवर कर रहे हो। वैसे मेरे फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी कंटिन्यूटी में चल रही हैं, धीरे धीरे वो भी अपलोड होती रहेंगी, आप टाइम निकाल के उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बहुत बड़ी लेंथ की मैं वीडियोस नहीं रखती हूँ वैसे भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे। क्या चीज़ है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर दोज जो ये पूछ रहे हैं कि कितने पेज का आंसर लिखना है, यार आप लोग एमए कर रहे हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चूज करा है आप लोगों ने, अब आप इस तरीके का क्वेश्चन मत पूछो कि कितने पेज का आंसर रखना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होगा या 10-10 मार्क्स के दो हो जाएंगे, वेटेज रहेगी। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जिसमें से आपको दो सेक्शन होंगे, 5 टोटल। इन टोटल 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर सेक्शन में से कम दो क्वेश्चन होंगे। तो 2 फ्रॉम सेक्शन 1, 2 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड एक क्वेश्चन आपके पास चॉइस है, जो आपको आता हो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक ये 100% पढ़ के जाओ यार, लिमिटेड जो पढ़ के जा रहे हो उसका क्वेश्चन ये है कि पक्का आना ही आना है ना, तो वो चीज़ अटेम्प्ट कर लेना 20 नंबर के लिए। इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, समझ लो। काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे रिटर्न वे में कंटेंट प्रोवाइड करा है। आफ्टर द क्लास मैं इसकी टेलीग्राम पे वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बाकी अलग से वीडियो में और बातें कर लूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो क्या क्वेश्चन है, जून 2019 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द सोशियोलॉजी इन इंडिया। अब क्वेश्चन दे रखा है हिस्टोरिकल रूट। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, क्लियर, या फिर आ जाए एक्सप्लेन द इवोल्यूशन, किस तरीके से उद्गम हुआ, ठीक है, हिंदी में किस तरीके से उद्गम हुआ सोशियोलॉजी का इंडिया में, तो ये चीज आपको आंसर यही कंटेंट प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन समझना कि सोशियोलॉजी किस तरीके से इंडिया में आई, अगर ये पूछेगा तो आपको जितना मैं समझा रही हूँ यही आंसर जो है वो पूरा एज इट इज लिखना होगा। अब हम बात करें, देखो मैंने मेंशन भी कर दिया, चैप्टर फर्स्ट आपका जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ से ये क्वेश्चन है। अब जब हम सोशियोलॉजी के इवोल्यूशन की बात करें एट एन ओवरऑल लेवल, पूरे वर्ल्ड में जब सोशियोलॉजी की इवोल्यूशन की बात की जाती है, तो सोशियोलॉजी जो थी वो हमें देखने को मिलती थी कि वेस्ट में आई है। और वेस्ट में भी कब आना स्टार्ट हुआ, जब एनलाइटनमेंट आया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, कमर्शियल रिवोल्यूशन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। ये सब चीज़ें जब वहाँ पे स्टार्ट हो गई तो हमें देखने को मिला कि क्या है, सोशियोलॉजी का कंसेप्ट वेस्ट में जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। अब वेस्ट में तो हो रहा था, ठीक है, चीजें चल रही हैं, तो हाउ कम इंडिया में कैसे सोशियोलॉजी आई, कौन सोशियोलॉजी लेके आया, किस तरीके से ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे चल रहा था, ये हमें देखना है। तो देखो, इंडिया में मैंने बताया खुद से एकदम से चीजें लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट नहीं किया अभी चीजों को लेके। एक तो वेस्ट में चीज आ गई है, तो हम यहाँ पे हमने इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न राइटिंग के बेसिस पे पढ़ना और समझना स्टार्ट किया। जब वेस्ट में इस तरीके के कंसेप्ट उठने लगे, बातें होने लगी, चीजें आने लगी, तो जब इंडिया में भी हमने उस बेसिस पे इंडियन सोसाइटी को समझना जो था वो स्टार्ट किया। अब देखो, इंडिया में इनडायरेक्टली जो आपकी साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब आई, इनका इम्पैक्ट पड़ रहा था, बिल्कुल पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर इंडिया में रूल कर रहे थे, प्लस आप बाहर की कंट्रीज से मतलब ट्रेड के फॉर्म में, कल्चर के फॉर्म में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो किसी भी कंट्री में होने वाले मेजर चेंजेस जो है, मतलब एक तरीके से सोशियोलॉजी के बाद तो काफ़ी कुछ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और आपके ये सब जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसने तो बहुत कुछ चेंज कर दिया था ना चीज़ें, तो उसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो इसी वजह से इंडिया पे उस चीज का इंडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा था। अब ये जो सोशियोलॉजी के आइडिया इंडिया में इमर्ज हुए, इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो, जिसमें से मेजर पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो पहला है कॉलोनियल ऑफिशियल्स, बिकॉज इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर। इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी था, ब्रिटिशर अपने अकॉर्डिंग चीजें चला रहे हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज ब्रिटिशर बना रहे हैं, ट्रेड के फॉर्म में कंट्रोल धीरे धीरे, मतलब पूरी तरीके से हमने देखा ना ब्रिटिशर का हो गया था इंडिया पे कंट्रोल। अगर हिस्ट्री की नॉलेज होगी, आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, ठीक है,
तो जो कॉलोनियल की वजह से, मतलब ब्रिटिशर की वजह से चीज़ें हो रही थी, वो भी एक मेजर इम्पैक्ट रखती थी। प्लस वेस्टर्न में स्कॉलर्स ने, सोशोलॉजिस्ट ने जो भी चीज़ें, जो भी स्टडी, जो भी पढ़ा सोशोलॉजी के बारे में, उस चीज़ का इम्पैक्ट भी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की हम वेस्टर्न राइटिंग के बेसिस पे ही तो स्टडी कर रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। फिर इंडियंस, ऐसा तो नहीं है ना इंडिया में सोशोलॉजी थी ही नहीं, लोग कुछ सोच ही नहीं रहे थे, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ही नहीं था, तो यहाँ पे भी चीजें थी। जैसे वहां पे साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, लोगों ने क्या करनी स्टार्ट की, क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट की कि ये डिवाइन पावर के बारे में आप बात कर रहे हो, ये सब चीजें गलत है। वैसे इंडिया में भी तो बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी, ठीक है, इंडिया में भी बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी। जैसे कि आप देखो राजा राम मोहन रॉय, जैसे वहां पे उन लोगों को अपोज किया गया था, ब्रिटिश में प्रॉपरली हम लोगों ने अपोज किया कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो साइंटिफिक टेम्परमेंट वाला कंसेप्ट है, हम उससे मतलब नहीं, लोग एग्री कर रहे थे कि देखो रिलीजन कल्चर पे आप क्वेश्चन उठाओगे तो पीपल अपोज करेंगे ही करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, राजा राम मोहन रॉय की मैं बात करूं, ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती, इसके बाद हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मल्टीपल नेम, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये लोग भी क्या कर रहे थे, ये लोग समाज में जो एविल्स थे इनके लिए, इनके अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। एविल्स क्या क्या थे इंडियन सोसाइटी में, बहुत से एविल्स थे, लाइक कास्ट सिस्टम की आप बात कर सकते हो, सती प्रथा की आप बात कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो थी, चाइल्ड मैरिज की बात कर सकते हो, वुमेन एजुकेशन की बात कर सकते हो, तो बहुत सारी इनइक्वालिटी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी हमारे यहाँ पे। तो वो चीज के लिए लोग यहाँ पे, इंडियन जो पर्सन थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे, वो भी आवाज उठा रहे थे। तो यस, प्रॉपरली सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन नहीं निकल के आया था, बट कुछ कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, कुछ ट्रेसेस ऑफ सोशोलॉजी हमें यहाँ भी देखने को मिले। तो यही बात अब आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैंने आगे मेंशन भी की हैं कि इन स्टार्टिंग सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टडी टुगेदर, शुरुआत में इसको टुगेदरली स्टडी किया जाता था। एंथ्रोपोलॉजी भी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइंडली पढ़ा जाता था, अलग सब्जेक्ट नहीं बन के आया था सोशोलॉजी से। आज आप क्या कर रहे हो, आज आप एमए सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, आप सोशोलॉजी को डिटेल में अलग से पढ़ रहे हो, सारे थिंकर, सारे रिफॉर्मर, किसकी क्या स्टडी है, वेदर इंडियंस मतलब इंडिया कोई सोशोलॉजिस्ट थे या वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट है, वी आर स्टडिंग इट इन डिटेल। तो वही चीज है, उस समय ऐसा बहुत डिटेल में अलग से सोशोलॉजी नहीं था, लेकिन क्या था, पहले सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कंबाइंड था। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया मूव ग्रेजुअली फ्रॉम स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल, कैसे पुराने जो पुराने लोग थे वो कैसे थे, कहाँ से सोसाइटी बनी, लोग कैसे बने, ये जो ह्यूमन बींग्स आए, कहा जाता था पहले एप्स थे ना, प्रिमिटिव पीपल कहा जाता था, पहले एप्स थे, एप से फिर ह्यूमन बीइंग में चेंज हुए, तो ये क्या प्रोसेस था ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीजेंट्स, अब किसानों वगैरह का सारा जो है वो सारी चीजें स्टडी करेंगे, एथनिक ग्रुप, अलग अलग जो ग्रुप थे, सारी सोशल क्लासेस क्या थी, पुरानी सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये हमने डिटेल में स्टडी की है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या नेचर है उसके, तो ये सारी चीजें देखो, वर्ड भी क्या दिया है इसको, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, हाउ ह्यूमन इवॉल्व, यहाँ पे हमने क्या देखा, हाउ ह्यूमन इवॉल्व, इंसान इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजी होती है, कहीं ना कहीं इंसान की स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना, ग्रुप की स्टडी करना ही सोशोलॉजी होती है। तो पहले इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, लोगों को क्लियरिटी नहीं थी, तो कंबाइंडली इनको पढ़ा जाता था। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि सोशल रिफॉर्मर वगैरह के बारे में, राइट, वही चीज अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या हो रहा था कि जो सोशोलॉजी के ट्रेसेस थे या सोशोलॉजी के कंसेप्ट था, इसको हम बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर के थ्रू भी देख सकते थे इंडिया में। ऐसा नहीं है बिल्कुल सारी चीजें एकदम से नई निकल के आई, जो पुराने समय में सोशल रिफॉर्म हो रहे थे उनके बेसिस पे भी हम इनकी स्टडी जो है वो कर सकते थे, वो मैंने वहां बताया, और आप और डिटेल में एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। लेकिन जो सोशोलॉजी एज अ डिसिपल, एज अ सब्जेक्ट, एज अ इंस्टीट्यूशन, जैसे आज आप फॉर एग्जाम्पल हम इग्नू की सीरीज कर रहे हैं ना, तो इग्नू एक इंस्टीट्यूट है जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो या फिर कोई जेएनयू से कर रहा है, कोई डीयू से एमए सोशोलॉजी कर रहा है, तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आप लोग अब इंस्टीट्यूशन में बैठ के अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशोलॉजी की शुरुआत की थी, ये करी थी सबसे पहले किसने, यहाँ पे हम देखते हैं जीएस घुरे जो है वो इसके फादर बोले जाते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज सोशोलॉजी के, ठीक है। उन्होंने हेड करा था इंडिया का वेरी फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, बॉम्बे में था, जो कि तकरीबन कितने साल के लिए, 35 ईयर्स के लिए उन्होंने उसको क्या करा था, उन्होंने वहां पे जो थी अपनी सर्विसेज जो थी वो दी थी। अब टीचिंग ऑफ सोशोलॉजी की जो बात करें, वो 1990 में स्टार्ट हो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में, 1920 में कलकत्ता और लखनऊ में स्टार्ट हो गए थे सोशोलॉजी के टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम। अब
यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि अगर श्रीनिवास और पनिनी के अकॉर्डिंग हम देखें, अकॉर्डिंग टू द श्रीनिवास एंड पनिनी, सोशियोलॉजी इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन 3 डिफरेंट फेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, आप इन फेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। कैसे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ दिमाग में रख लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। फर्स्ट फेज माना जाता है, कहा जाता है सोशियोलॉजी इंडिया में 3 फेजेस में डेवलप हुई है। पहला फेज 1773 से 1900 का, दूसरा 1901 से 1950 का, और थर्ड फेज 1950 ऑनवर्ड। तो ये जो 2 फेजेस हैं आपके, दोनों फेजेस ये कहे जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस, राइट। ये जो 2 फेजेस हैं ये कैसे हैं? प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले। हमें ऑब्वियसली ईयर देख के समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं फर्स्ट फेज में क्या हुआ है, ये फाउंडेशन था, यहाँ पे इसकी नींव रखी गई, सोशियोलॉजी जस्ट स्टार्ट की गई। अब इस पॉइंट में आप एक्सप्लेन करोगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, पुराने समय में हमारे पास बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट थे, वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, बहुत सारी बुक जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र और बहुत सारी नीति शास्त्र, मल्टीपल बुक अवेलेबल थी, और उनके साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बताया रिलीजन कल्चर आप छू नहीं सकते, लोग अगेंस्ट भी हैं, क्रिटिकल चीज़ें भी हैं, आलोचनात्मक व्यू भी रखते हैं, तो भी यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। सेकेंड फेज में प्रोफेशनलाइज हो गई चीज़ें, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई चीज़ें, हल्की आने लगी। हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, बॉम्बे में यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, लखनऊ, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज खुलने लगी, लोग इंस्टीट्यूशन में बैठ के सोशियोलॉजी को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, एज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो थे यहाँ पे पढ़ने लग गए थे। तो औपचारिक चीज़ें, प्रोफेशनलाइज रूप में चीज़ें यहाँ पे आने लग गई। वही बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड 1950 पोस्ट इंडिपेंडेंस आज तक चल रहा है। आज आप लोग पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी को, आप स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ज़्यादा एक ब्रॉडर वे में फैल चुकी है। बट यस, फिर भी देखो, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर स्कूल में मिलेगी आपको, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब जगह मिलेगा। बट सोशियोलॉजी इज नॉट अवेलेबल इन ईच एंड एवरी स्कूल। आप 11th-12th का चेक कर लो, आप मतलब जितने भी स्टूडेंट है, हर कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है 11th-12th में। बट सोशियोलॉजी हर जगह कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। तो यस, अब जब ये ना कंक्लूजन में लिखना, जो बातें मैं बोल रही हूँ कि सोशियोलॉजी इज अवेलेबल, एट प्रेजेंट भी अवेलेबल है, बट उतनी पॉपुलराइज आज की डेट में भी ये नहीं हो पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन का नाम है हेनरी मेंस। हेनरी मेंस ने बेसिकली बात की है कि इसमें 2 ग्रुप इन्होंने बताए हैं, कि एक होता है स्टेटस ग्रुप और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप। और इन्होंने ये बोला है कि जो होता है ना, इंडिया में एक टाइप के विलेज एग्जिस्ट करते हैं। देखो, इंडिया जितने भी लोग बाहर के आके पढ़ के गए, ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं। अच्छा, जो कॉलोनियल रिकॉर्ड मैंने आपको बताया ना, उसमें आप बहुत सारे नाम मेंशन कर सकते हो कि बाहर के बहुत सारे ना ट्रैवलर्स भी आए हैं, जिनकी बुक्स वगैरह की बेसिस पे हम स्टडी करके बता पाते हैं। जैसे मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, ठीक है। मुगल पीरियड में जो है अबुल फजल ने किताबें लिखी हैं बहुत सारी। चाइनीज़ ट्रैवलर आए हैं, तो वो लोगों की रिकॉर्ड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब बेसिस पे भी हम लोगों को अर्लियर सोसाइटी की, अर्लियर लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो विलेज है, यानी जो इंडिया के विलेज हैं, तो यहाँ पे इंडिया के विलेज को ना ये बोला गया था कि इतने वेल इंस्टीट्यूशनलाइज है ना ये विलेज, अच्छे से सेटअप है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये बोला गया कि हेनरी मेंस ने कहा कि जो ये विलेज है, ये पॉलिटिकली ऑटोनॉमस है और इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट विलेज है। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकली ऑटोनॉमस है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी वाइज सब कुछ सही से चल रहा है, और इकोनॉमिकली भी सेल्फ सफिशिएंट है, इनके पास फंड वगैरह भी सब कुछ प्रॉपर अच्छे से अवेलेबल है। क्लियर? देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मेंशन किया हुआ है, ये नाम आप यूज़ कर सकते हो जितने याद रह जाए। मैंने यूनिवर्सिटी बताई ना, तो यूनिवर्सिटी में देखो 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल रहा, BN सील, राधा कमल मुखर्जी, BK सरकार। बॉम्बे यूनिवर्सिटी पैट्रिक गीट्स, और जिनको GS घुरे ने भी ज्वाइन करा बाद में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में राधा कमल मुखर्जी, यही जो ऊपर वाले हमारे हैं पर्सन, ठीक है। उनके बाद उनको असिस्ट किया DP मुखर्जी और DN मजूमदार ने। मैसूर यूनिवर्सिटी में BN सील और AR वाडिया ने वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करा था। एंड देन पूना यूनिवर्सिटी में देयर वाज अ पर्सन नेम इरावती कार्वे। अब एट लास्ट देखो, सारी कहानी बता दोगे तो सम अप करने के लिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना बहुत जरूरी होता है आंसर में। कंक्लूडिंग पैराग्राफ की हम लोग अगर बात करें, तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप लोग लिखोगे कि एट प्रेजेंट क्या है, सोशियोलॉजी इवॉल्व हुई, आप पुराने समय में गए हो, मिडल में सारी चीजें खंगाली हैं, एंड अब एट लास्ट आकर इसको खत्म करना है। तो खत्म तो करोगे एक बेस, मतलब आज की डेट में रख के, तो बहुत कुछ नहीं पता करना, ज्यादा मत पता करो, बट इतना लिख दो कि यस, एट प्रेजेंट भी सोशियोलॉजी उतना, मतलब एक टाइप ऑफ कंक्लूडिंग लाइन कह सकते हो इन चीज़ों को, या फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ कह सकते हो, जो भी आप लास्ट में लिखते हो। तो यही लिखोगे कि इवॉल्व हुई, बहुत अच्छे से चीज़ें चली हैं, एट प्रेजेंट यस मल्टीपल चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज है, स्टिल उतनी पॉपुलर नहीं है जितने की अदर डिसिप्लिन हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी। ये पढ़ लिया है, अब हो सकता है 18, 17, 16 के पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आए,
तो मैं मेंशन कर दूंगी ये पेपर कितनी बार, हर जब 18 का कराऊंगी 17 का, और बता भी दूंगी कि इसमें हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो ये 20 मार्क्स आपके कवर हुए हैं इस 14-15 मिनट की वीडियो में। क्लियर? तो इसको सुनो, अच्छे से अपने पास लिखो, कोशिश करो ये आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखने की। उसके बाद आप मुझे मेल पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पेज है, आप मुझे वहाँ लिख के आंसर पिक शेयर कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। डोंट थिंक कि जस्ट ये मान के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके 20 नंबर का एक आंसर आपने आज याद करके कवर कर लिया एक सब्जेक्ट का, तो 20 नंबर कम नहीं होते हैं एग्जाम में। ओके, सो आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ कवर करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।